जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के बंदरगाह के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि बंदरगाह किसको कहा जाता है। तो बंदरगाह उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे समुद्र से जो जहाज़ आती हैं सामान लेकर, और समुद्र के तट पर जहाँ उस जहाज़ को खाली किया जाता है, यानी कि जहाज़ से सामान को उतारा जाता है, उस जगह को ही बंदरगाह कहा जाता है। और बंदरगाह पे ही सामान को जहाज़ों में लादा भी जाता है ताकि वो समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचा सके। उसी जगह को बंदरगाह कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हवा में उड़ने वाली जहाज़ें, यानी कि एयर में उड़ने वाली जहाज़ें जहाँ पे लगती हैं और यात्रियों को उस पर से उतारा जाता है या फिर यात्रियों को उस पर चढ़ाया जाता है, तो उस जगह को एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जब समुद्र की जहाज़ें जिस स्थान पर लगती हैं और उनमें जहाज़ों में सामान को उतारा जाता है या फिर चढ़ाया जाता है, तो उस जगह को ही सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बंदरगाह को सी पोर्ट कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बंदरगाह किसको कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि बंदरगाह कौन कौन से मुख्य जो बंदरगाह हैं भारत में, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल भारत में करीब छोटे बड़े सभी बंदरगाह को मिलाया जाए तो 250 से अधिक बंदरगाह हैं, जिसमें से जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन रहते हैं और जो बड़े बड़े बंदरगाह रहते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। तो बड़े बंदरगाहों में से 13 बंदरगाह बड़े बड़े बंदरगाह हैं और बहुत कुछ बंदरगाह छोटे छोटे भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े बड़े जो भी बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को आज हम लोग देखेंगे। तो 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से 6 बंदरगाह जो है वो अरब सागर के एरिया में है और 6 बंदरगाह जो है वो बंगाल की खाड़ी के एरिया में है और एक ठो बंदरगाह जो है वो यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। टोटल 13 बंदरगाह हैं। तो इन 13 बंदरगाह को ही आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी इसको कहा जाता है और यहीं पे स्थित है एक बंदरगाह जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये जो एरिया है ये गुजरात राज्य का एरिया है। तो ये जो कांडला बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो नया नाम है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, सबका नाम बदल जाता है, तो इसका नाम क्या है? नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नया नाम है। और इसकी खास बात क्या है कि इस बंदरगाह को आज़ादी के बाद बनाया गया है। ठीक है, आज़ादी के बाद बना ये बंदरगाह है। आज़ादी के बाद क्यों बनाया गया भाई इसको? चलिए देखते हैं इस बात को भी कि इसके जस्ट बगल में ही ये जो कांडला बंदरगाह है, इसके कुछ ही दूरी पे यहाँ पे पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। तो जब भारत और पाकिस्तान एक ही में था, देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये जो गुजरात का जो एरिया है, इस एरिया में जो भी व्यापारी रहते थे वो अपना सामान कराची बंदरगाह पे लाते थे और वहीं से पूरे गुजरात में या जो भी आसपास का एरिया है उस पर अपना सामान को बेचते थे या खरीदते थे। तो जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तब कराची जो बंदरगाह है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तब गुजरात के लोगों को व्यापार करने में दिक्कत होने लगी, तो उसको ही नज़र में रखते हुए ये कांडला बंदरगाह को बनाया गया। और एक बात है कि कांडला बंदरगाह जो है यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह भी है। ठीक है, कैसा बंदरगाह है? यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है? चलिए यहाँ लिख देते हैं, यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बस लिख देते हैं कोड भाषा में, आप लोग लिख लीजिएगा कि यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। अब ये ज्वारीय बंदरगाह कैसे है? तो जो समुद्र में जो ज्वार आता है, तो जब ज्वार आता है तो इसका जो पानी का स्तर है, इस बंदरगाह के पास जो समुद्र है उसका पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि बड़ी बड़ी जहाज़ें भी समुद्र के तट तक आ जाती हैं और उनसे सामान उतार लिया जाता है। तो यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। जब इसको डेवलप किया गया था तो उस समय ये बंदरगाह उतना नहीं, यहाँ से सामान का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ से आयात और निर्यात बहुत कम होता था। तो क्या किया गया
कि इसके चारों तरफ इसके आसपास के एरिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब ये क्या किया गया कि मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी कि इसको फ्री ट्रेड जोन भी कहा जाता है। फ्री ट्रेड जोन। अब ये फ्री ट्रेड जोन क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कांडला बंदरगाह है, इसके आसपास के एरिया में यदि कोई कंपनी आकर अपना प्रोडक्शन करती है, अपना उत्पादन करती है और उस उत्पाद को केवल विदेशों में ही निर्यात करती है, तो जो भारत सरकार है उस पर नाम मात्र का टैक्स लेगा, यानी कि टैक्स बहुत कम लगेगा, उस कंपनी को बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ कंडला बंदरगाह के आसपास में अपना प्रोडक्ट बना रहा है और भारत में ही बेचने लगा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जब वो अपना प्रोडक्ट केवल विदेशों में निर्यात करेगा तो उस पर टैक्स बहुत कम लगेगा। तो जब ऐसा हो गया तो बहुत सारी कंपनियाँ आकर इसके आसपास में अपना प्रोडक्ट उत्पाद बनाने लगी और विदेशों में निर्यात करने लगी। तो धीरे धीरे ये जो बंदरगाह है ये सबसे व्यस्त बंदरगाह हो गया है। आज के डेट में ये सबसे व्यस्त बंदरगाह हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। कंडला बंदरगाह के बारे में आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो राज्य है, यहाँ ये जो राज्य है ये है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि इसका एरिया जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। जब कराची बंदरगाह अलग हो गया था तो जो भी गुजरात का जो भी सामान था वो मुंबई बंदरगाह पे ही आता था। मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा भार पड़ने लगा, तो इसके भार को कम करने के लिए ही कांडला बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा था। लेकिन इस बंदरगाह को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, तो जिसके कारण एक मुंबई बंदरगाह के नीचे ही एक और बंदरगाह बनाया गया, इसके समीप में ही एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नुआहा सिवा बंदरगाह। नुआहा सिवा बंदरगाह। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और इसका एक और नाम है। नुआहा सिवा बंदरगाह को JNPT के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यहाँ लिख देते हैं JNPT। ये JNPT क्या है? तो J से हो जाएगा जवाहरलाल, N से हो जाएगा नेहरू, P से पोर्ट और T से ट्रस्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से नुआहा सिवा बंदरगाह को जाना जाता है और ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, ये जो बंदरगाह है ये सबसे आधुनिक यानी कि सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक बंदरगाह है। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नुआहा सिवा बंदरगाह है। सबसे आधुनिक कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मशीनरी है वो बहुत एडवांस लेवल की है। जो जहाज़ मुंबई बंदरगाह पे जिस जहाज़ को खाली होने में 6 दिन लग जाता है वो नुआहा सिवा बंदरगाह पे 3 दिन में खाली हो जाते हैं, यानी कि उसका आधा समय लगता है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक राज्य है गोवा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक राज्य है गोवा। ठीक है, एक छोटा सा राज्य है गोवा राज्य में एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मर्मुगांव बंदरगाह। गोवा राज्य में एक तो बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है, मर्मुगांव बंदरगाह जो है वह यह जो बंदरगाह है ये एस्चुरी पर स्थित है। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ये जो बंदरगाह है वो एस्चुरी का मतलब आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो बता देंगे। ये एस्चुरी पर स्थित है। एस्चुरी का मतलब है कि जो नदी अपने साथ कचरा बहा कर लाती है और उसको समुद्र में गिरा देती है, डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है। तो जब समुद्र में गिरा देती है उसको, तो बहुत साल से जब कचरा गिरेगा तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा। तो उसी प्लेटफॉर्म पे ये जो मर्मुगांव बंदरगाह है ये स्थित है और इसको एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पर्यटन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए। ठीक है, पर्यटन के लिए ये जो मर्मुगांव बंदरगाह है ये प्रसिद्ध है। पर्यटन के लिए
प्रसिद्ध बंदरगाह। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो मर्मुगांव बंदरगाह। इसकी यही खास बात है कि ये एस्चुरी पे स्थित है और यहाँ पे पर्यटन लोग घूमने जाते हैं। बहुत ही अच्छा से इसको डेकोरेट किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं आगे के लिए। उसके बाद ये जो राज्य है ये कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य में एक बंदरगाह स्थित है, इसका नाम है मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, मंगलौर, आप लोगों को दिख रहा होगा ये मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, मंगलौर बंदरगाह। मंगलौर बंदरगाह जो है इसकी खास बात ये है कि ये जो कर्नाटक में स्थित है मंगलौर बंदरगाह, और यहाँ पे ये जो एरिया है ये धारवाड़ की पठार का एरिया है। ठीक है, धारवाड़ की पठार, और यहाँ से लोहा के अयस्कों को निकाला जाता है। धारवाड़ की पठार से लोहा के अयस्कों को निकाला जाता है, और यहाँ की जो लोहे का अयस्क का खदान है कुद्रेमुख उसका नाम है। तो कुद्रेमुख लोहे के खदान से लोहा के अयस्कों को निकाला जाता है और मंगलौर बंदरगाह से ही उसको ईरान के लिए निर्यात किया जाता है। ठीक है, ईरान भेजा जाता है। कुद्रेमुख से के लोहा के अयस्क को किस बंदरगाह से भेजा जाता है? तो मंगलौर बंदरगाह से ही ईरान में निर्यात किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद ये जो राज्य है ये है केरल। ठीक है, ये केरल राज्य है, और केरल राज्य में यहाँ पे है कोची बंदरगाह। इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में स्थित है, और ये लैगून पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, ये कैसा बंदरगाह है? लैगून पर स्थित। ठीक है, अब ये लैगून का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। लैगून का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है और ये ज़मीन ऐसे आ रही है, फिर ये कट गई यहाँ से और कट गई, और ये ऐसे हो गई, फिर यहाँ से ऐसे कट गई और फिर ये ऐसे हो गई। इधर ज़मीन है और इधर समुद्र है, तो यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे समुद्र का पानी या इधर चला जाएगा, समुद्र का पानी इस भूमि में प्रवेश कर जाएगा जहाँ से कटी है, तो इसी को भी लैगून कहा जाता है। ठीक है, समुद्र का पानी जब प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो इसी को लैगून कहा जाता है, और इसी में यहाँ पे इस बंदरगाह को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसी में यहाँ पे इस बंदरगाह को डेवलप किया गया है, तो ये लैगून पे स्थित बंदरगाह हो गया। इसके क्या फ़ायदे होंगे कि जो समुद्र की लहरें आएंगी तो यहीं से टकरा कर यहाँ पे वापस आ जाएंगी। जो समुद्र की लहरें इधर से आएंगी तो यहाँ टकराएंगी और इधर वापस आ जाएंगी, तो और ये बंदरगाह जो है वो सुरक्षित रह जाएगा, यहाँ पे कोई क्षति नहीं होगी। तो लैगून पे स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कोची बंदरगाह, और ये अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, अरब सागर में सबसे सुरक्षित, इसको यहाँ लिख लीजिए, अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, और इसको सुरक्षित होने के कारण ही इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, अरब की रानी कहा जाता है। अरब की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। और वैसे भी मान लीजिए कि महल में, राजा के महल में सबसे सुरक्षित किसको रखा जाता है? तो सबसे सुरक्षित रानी को रखा जाता है। तो ये लैगून पे स्थित है और सुरक्षित है, तो और अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह कोची बंदरगाह ही है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची बंदरगाह को। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ये है कोची बंदरगाह, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सब बातें। ठीक है, इस साइड के बंदरगाह हो गए। देखिए, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये गोवा में है चौथा, और कर्नाटक में है पाँचवा, और ये केरल में है छठवां। तो 6 बंदरगाह जो अरब सागर में स्थित है इनको हम लोग देख लिए। अब इधर में जो बंदरगाह है उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। लैगून आप लोग समझ गए होंगे। अब इधर में जो है ये जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ये जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक बंदरगाह है। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें सबसे अधिक बंदरगाह है। इसमें पहला जो बंदरगाह है इसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह।
दूसरा जो है वो है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। और जो तीसरा है वो है एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। तीसरा जो है वो है एन्नौर बंदरगाह। तो इसमें जो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, इसमें जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे कम गहरा है। खास बात क्या है, इसकी कमी है, इसकी सबसे खराब बात है समझिए तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये सबसे कम गहरा है, जितने भी बंदरगाह हैं उनमें सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा। सबसे कम गहरा बंदरगाह भारत में कौन सा है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह। यहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं आ पाती हैं अपना सामान उतारने। तो क्या किया जाता है कि जो सामान तूतीकोरिन बंदरगाह पे लाना होता है उसको पहले श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पे लाया जाता है और वहाँ से छोटी छोटी जहाज़ों में करके तूतीकोरिन बंदरगाह पे लाया जाता है। ठीक है, तो इसकी यही दो बातें हैं कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में है और ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ये चेन्नई बंदरगाह पे। ठीक है, चेन्नई जो बंदरगाह है ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे पुराना। सबसे पुराना कहने का मतलब है कि जितने भी बंदरगाह भारत में ऑपरेट हो रहे हैं उनमें सबसे पुराना है। ऐसा नहीं है कि विश्व में सबसे पुराना है। वैसे तो सिंधु सभ्यता का लोथल बंदरगाह जो है था वो भी सबसे बहुत पुराना था, सबसे पुराना था उस समय में। तो वो उस समय की बातें हैं। अभी वर्तमान में जितने भी बंदरगाह ऑपरेट हो रहे हैं उनमें सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, और यह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, ये एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि ज़्यादा यह प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसको गहरा कर दिया गया है या कृत्रिम रूप से इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु है। उसके बाद है ये है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है वो ये भारत का पहला निगम आधारित बंदरगाह है। ठीक है, पहला निगम आधारित बंदरगाह, पहला निगम आधारित बंदरगाह, पहला निगम आधारित बंदरगाह। अब ये निगम आधारित का मतलब क्या होता है कि ये जो बंदरगाह है यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि बिजली का डिपार्टमेंट, सामान कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, और भी जो भी कितनी जहाज़ें गई, कितनी आई, ये सब का जो हिसाब किताब है ये कुछ भाग सरकार के पास है और कुछ भाग सरकार ने प्राइवेट लोगों को दे दिया है कि भाई हम उसके लिए पैसा दे देंगे, आप हमारा काम करवा दीजिए। कि उसका सब गिनती, लेखा जोखा सब प्राइवेट लोगों के पास है और सरकार उसके बदले में पैसे देती है उन लोग को, और जितना भी पैसा मिलता है वो सरकार के पास रहता है। तो इस प्रकार से वो निगम आधारित बंदरगाह है। आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है ये जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश राज्य। ये जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, पूरे भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उनमें ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और तूतीकोरिन सबसे कम गहरा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये जो बंदरगाह है ये पूरे भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उनमें सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे सुरक्षित कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। और अरब सागर में सबसे सुरक्षित कौन सा बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह। ठीक है, कोची बंदरगाह सबसे सुरक्षित है अरब सागर में, और पूरे भारत में विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित। और इसके सबसे सुरक्षित होने का कारण क्या है कि ये जो बंदरगाह है इसके किनारे पर यानी कि तट पर एक पहाड़ी स्थित है। ठीक है, 2-4 किलोमीटर तक एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। ठीक है, डॉल्फिन नोज, यानी कि डॉल्फिन के नाक की तरह है, डॉल्फिन के नाक की तरह है ऐसे। और जिसके कारण जो भी सुनामी आता है या
लहरें आती हैं वो उस चट्टान है उस पहाड़ी से टकरा कर और वापस चली जाती हैं। तो इधर में जो जहाज़ें खड़ी हैं या जो भी सामान रखा हुआ है वो सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से विशाखापट्टनम जो है वो सबसे सुरक्षित है। किसके कारण? तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण। और सी खास बात क्या है कि यहाँ पे जहाज़ों के मरम्मत की सुविधा है। जहाज़ों के मरम्मत की सुविधा, यहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा है। बाकी किसी भी बंदरगाह पे जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा नहीं है। अगर जहाज़ ख़राब हो जाती हैं तो उनको वहाँ से मिस्त्री बुलाना पड़ेगा कहीं और से, या फिर उसको दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की भी सुविधा है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग कि जब ट्रेन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ उसमें खराबी हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म में उसको नहीं बनाया जाता है। उसके लिए कोच यार्ड होता है जहाँ पे उसकी मरम्मत की जाती है, जो कि बगल में होता है। लेकिन कई ऐसे स्टेशन भी हैं, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही कोच यार्ड भी होता है और वहीं पे उसकी मरम्मत की जाती है अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो वैसे ही जहाज़ों की मरम्मत की भी सुविधा ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पे है। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी बातें आप लोग जानकारी रखिएगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो राज्य है ये है उड़ीसा। ठीक है, ये जो राज्य है ये उड़ीसा, और उड़ीसा राज्य में यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है, और पारादीप बंदरगाह के पास में ही यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है भारत में? तो वो है उड़ीसा के कटक में। तो यहाँ पे इसके पास में ही एक कटक शहर है। कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, और पारादीप बंदरगाह से सबसे ज़्यादा चावल का ही निर्यात किया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात पारादीप बंदरगाह से ही किया जाता है। और कटक जो है वो कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। और भी यहाँ से चलिए लिख देते हैं कि यहाँ से चावल का निर्यात किया जाता है। चावल का निर्यात किया जाता है, और यहाँ से भारी जल का भी निर्यात किया जाता है और आयात भी किया जाता है। भारी जल यानी कि D2O का भी निर्यात किया जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंडक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल का निर्यात भी पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। और भारी जल का भी अनुसंधान केंद्र यहाँ उड़ीसा के तालचर में है। तालचर में भारी जल का अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पे इसका अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे इसके बारे में खोज होती है, और यहाँ से इसको निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल में एक ये जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे है हल्दिया बंदरगाह। इसको कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या है कि जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हुगली नदी, ये जो बंदरगाह है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको हल्दिया बंदरगाह को नदी पतन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हल्दिया बंदरगाह है इसको नदी पतन भी कहा जाता है। तो आता है कि कौन से बंदरगाह को नदी पतन कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को। और हल्दिया बंदरगाह कौन से नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हुआ था। ये तूतीकोरिन हो गया 7, ये चेन्नई बंदरगाह हो गया 8, और ये एनोर बंदरगाह 9, ये विशाखापट्टनम 10, और ये हो गया पारादीप बंदरगाह 11 नंबर, और ये हल्दिया बंदरगाह हो गया 12 नंबर। अब एक ठो बचा है 13 नंबर। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप लोग जानते होंगे। तो यहीं पे जो दक्षिणी अंडमान है यहीं पे एक ठो बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है तो ये अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी कहाँ है? तो ये दक्षिणी अंडमान में है। चलिए यहाँ लिख देते हैं दक्षिणी अंडमान। ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है।
तो ये हो गए बंदरगाह, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इधर में क्यों नहीं बंदरगाह है, तो भाई बंदरगाह समुद्र के किनारे होता है, और इधर में तो समुद्र है ही नहीं है। इधर में चीन है, इधर म्यांमार है, इधर पाकिस्तान है, तो इधर में समुद्र ही नहीं है, तो बंदरगाह कहाँ से होगा। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए, बंदरगाह केवल समुद्र के किनारे होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सेट बनाते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।